नमस्कार दोस्तों, करियर विद दासो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि कृषि कानूनों से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग 21 निबंधों की महत्वपूर्ण निबंधों की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं, जो पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने 5 निबंध अभी तक किए हैं। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को देख डालिए। आपके 5 निबंध क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग 6ठा निबंध कर रहे हैं दोस्तों, कृषि कानून का विश्लेषण कर रहे हैं। यह भी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पीसीएस की परीक्षा जो 23 मार्च से है और आरओ की जो मुख्य परीक्षा है जो 24 अप्रैल से प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है सकारात्मक रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं दोस्तों। कृषि कानूनों का विश्लेषण, किसानों के लिए फायदा या नुकसान। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने क्या कहा दोस्तों, हम लोगों ने ये कहा कि कोई भी निबंध लिखना हो या कोई भी उत्तर लेखन करना हो तो उसके लिए हम लोगों को दोस्तों एक ही फॉर्मेट कवर करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग यहाँ पे दोस्तों केवल आज की डेट में हम लोग विश्लेषण करेंगे कृषि कानूनों का। कल का जो हम लोग का निबंध था दोस्तों, भारतीय कृषि चुनौतियां और उपाय। ठीक है दोस्तों, समस्या या समाधान, इसको हम लोगों ने कवर किया था। तो इस कानून को, इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, इस निबंध को देखने से पहले आप लोग निबंध नंबर 5 जरूर देखिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में दोस्तों वीडियो ऐड है, आप लोग उसको देख डालिए। आपका भारतीय कृषि की जो मूलभूत समस्या है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। कृषि कानूनों का विश्लेषण, किसानों के लिए फायदा या नुकसान। दोस्तों देखिए, फायदा या नुकसान तो हम तब देखेंगे ना जब हमें पता चलेगा कि कानून थे क्या, जो विरोध के चलते जो है भारत सरकार को वापस लेने पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों कि 3 कानून थे, तो तीनों में से एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से कानून थे, उसमें क्या प्रावधान थे और किन पर विरोध था। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें इतना क्लियर हो जाएगा तो आप समझिए कि कभी कोई समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार का उत्तर लिखने में। यह मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है और निबंध में तो आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तीनों तरीके से महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूपी पीसीएस, यूपीएससी और आरओ की परीक्षा के मेंस के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों देखिए, 3 कृषि कानून थे और पहला कानून था दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं फिर से, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020। इसका मतलब समझिए दोस्तों, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, मतलब किसान का जो उत्पाद क्या है, फसल है, उसका दोस्तों व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, और संवर्धन और सुविधा, मतलब उसका व्यापार बढ़ाना, सुविधा को बढ़ाना, ऐसा अधिनियम 2020 में लाया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें प्रावधान क्या थे, मौजूदा एपीएमसी को मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार की अनुमति देना। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिए बात कि पहले दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति तक हो क्या रहा है दोस्तों, कि किसान क्या होता है, राज्य में कोई भी किसान होता है, उसको अगर अपनी फसल बेचनी है तो उसे कृषि उपज विपणन समिति के थ्रू ही बेचना होगा, एपीएमसी मंडी के थ्रू ही बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों किसान अपनी फसल को नहीं बेच सकता सीधे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो अभी क्या है कि उसके पास एक लिमिटेड ऑफर है, एक ही विकल्प है, उसको एपीएमसी के थ्रू ही भेजना है। और एपीएमसी में इतना भ्रष्टाचार है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि अगर 1900 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, तो उसको दोस्तों हार्डली 1100 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए ऐसे पर क्विंटल मिलता है दोस्तों। तो वास्तविकता और यथार्थ में बहुत अंतर है। तो इसीलिए दोस्तों भारत सरकार ने क्या कहा कि हम किसानों को विकल्प देंगे कि वो अपना अनाज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी बेच सके, निजी किसानों को भी बेच सके, बड़े किसानों को भी बेच सके, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी भेज सके। तो जितने भी किसान के पास विकल्प हो सकते हैं, उद्योगपतियों को भी बेच सके, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी बेच सके, ताकि वो उसके पास विकल्प खुले और उसको अपनी फसल का उचित से उचित रेट मिल सके। और खुले मार्केट में बेचने का फायदा क्या है कि दोस्तों जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा रेट किसान को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये विकल्प था। ये कानून बनाने का उद्देश्य सरकार का यही था कि किसान के लिए क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज के दरवाजे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के दरवाजे, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे, बड़ी बड़ी जो उद्योग संगठन है, निजी कॉर्पोरेट जो है, निजी क्षेत्र जो है, उनको लिए दरवाजे किसान के लिए खोल दिए गए। और किसान क्या कर सकता था, भारत अपने राज्य में ही नहीं, किसी भी राज्य में दोस्तों अंतरराज्यीय ट्रेडिंग भी कर सकता था और किसी को भी अनाज अपनी खेत पे जो है समझौता कर ले कि आप जो है फसल ले जाइए हमारी, हम जो पैदा कर रहे हैं आप अनुबंध कर लीजिए हमसे और हम आपको ही फसल देंगे।
क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो उसको एपीएमसी जाने की कोई नीड नहीं थी और वो क्या करता दोस्तों, वो आराम से जो है अपनी फसल का उचित मुंह मांगा रेट प्राप्त कर सकता था। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया। अब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, जब एपीएमसी के थ्रू नहीं बिकेगा तो राज्य सरकारें क्या करेंगी, शुल्क नहीं लगा पाएंगी। अंतरराज्यीय ट्रेडिंग में, अंतरराज्यीय व्यापार में राज्य सरकारों को शुल्क लगाने का अधिकार नहीं दिया गया, जो क्या है सबसे बड़ा क्या था, विरोध का पॉइंट था। क्लियर हो गई बात दोस्तों, क्लियर हो गई बात, समझ में आया पहला कानून। अब आइए दोस्तों दूसरा कानून देखते हैं, कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण व संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मतलब किसान का हमें क्या करना है दोस्तों, किसान का हमें संरक्षण भी करना है और सशक्तिकरण भी करना है दोस्तों। हम करेंगे कैसे, हम करेंगे ऐसे कि हम क्या करेंगे, किसान को और बेहतर सुविधा दे सकें और बेहतर हम कंट्रेक्चुअल फार्मिंग करा सके। क्लियर हो गई बात दोस्तों। कंट्रेक्चुअल फार्मिंग मतलब हमें अनुबंध कृषि का फ्रेमवर्क जो है किसान को प्रदान करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ्रेमवर्क जो है प्रदान करना है, जिससे क्या कर सके दोस्तों, किसान जो है अनुबंध कर सके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति उसको हम ये कानून प्रदान करता है दोस्तों। और ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, प्रावधान के थ्रू क्या करता है, किसान को एक सुविधा देता है दोस्तों कि वह पूरी की पूरी फसल जो है अपनी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है अपनी एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर कानून क्या था, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 अधिनियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए समझिए बात को। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है दोस्तों, सरकार क्या करती है, जो आवश्यक वस्तु होती है उनकी जो स्टोर करने की मात्रा को जो है क्या करती है, वो रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है, जैसे आपका जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, खाद्य तेल है, ठीक है दोस्तों, तिलहन है, ये सब क्या करती है सरकार, रेगुलेट करती है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है आवश्यकता से अधिक जो है उसको स्टोर ना कर सके, कालाबाजारी जिससे ना बढ़े। क्लियर हो गई बात दोस्तों, रेट असीमित ना बढ़े। नहीं तो क्या करेंगे लोग, अगर एक सीमित मात्रा से ज्यादा स्टोर कर लेंगे तो क्या करेंगे, मार्केट में जो रेट जो चल रहा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं मार्केट का फायदा उठाकर। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो सरकार ने क्या कहा कि देखिए जो पहले का कानून था वो अब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह गया है, अब हम इसमें संशोधन कर रहे हैं और हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु की सूची से हटेंगी। इसका मतलब क्या है, अब कोई भी व्यक्ति, निजी क्षेत्र का व्यक्ति हो या बड़ा किसान हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो या निजी कॉर्पोरेट्स हो, वो क्या करेंगे, अनाज का, दलहन का, तिलहन का, खाद्य तेल का, प्याज का, आलू का इत्यादि फसलों का क्या कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं, असीमित मात्रा तक भंडारण कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप समझिए क्या है, असीमित मात्रा तक अगर क्या होगा, भंडारण करने की क्षमता किसके पास ज्यादा होगी, जिसकी जेब बड़ी होगी, जिसकी डीप पॉकेट होगी। तो जितना ज्यादा डीप पॉकेट होगी दोस्तों, मतलब क्या, जितनी बड़ी निजी कॉर्पोरेट होगी, जितनी बड़ी कंपनी होगी, उतना ज्यादा वो भंडारण कर सकती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो यही आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था 2020 का, जिसके थ्रू क्या कहा गया, जिसके थ्रू ये कहा गया कि अब जो है जो आवश्यक वस्तुओं की सूची में से इन सामानों को हटाया जा रहा है और इसका जो है अब भंडारण जो है कोई भी व्यक्ति जो है, निजी कॉर्पोरेट्स भी जो है बहुत आराम से जो है कर सकते हैं, निश्चित सीमा उसकी कोई नहीं रहेगी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों कानून आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला समझ लीजिए दोस्तों, अब किसानों को एपीएमसी के थ्रू ही बेचने की कोई बाध्यता नहीं है और उस पर एपीएम मंडियां जो है राज्य सरकारें शुल्क नहीं लगा पाएंगी। दूसरा कानून कहता है अनुबंध कृषि की अनुमति प्रदान करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति प्रदान करता है किसानों को। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि अनाज, दलहन, तिलहन या प्याज या खाद्य तेल या आलू जैसी आवश्यक वस्तुएं जो है अब सूची से हटाई जा रही हैं। अब इसका कोई भी जो है अनिश्चित सीमा तक भंडारण कर सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आप समझिए, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों प्रॉस एंड कॉन्स क्या है कानून के। अब दोस्तों देखिए विरोध क्यों हो रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है दोस्तों, आप समझिए 85% किसान जो दोस्तों भारत में है वो क्या है, वो सीमांत है, मार्जिनलाइज्ड फार्मर है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब मार्जिनलाइज्ड फार्मर है तो उसके पास क्या है दोस्तों, उसके पास डीप पॉकेट नहीं, जो मैंने आपको बताया, जिसकी पॉकेट जितनी डीप होगी उतना उसके पास क्या होगा, निवेश करने की क्षमता होगी, उतना ही ज्यादा वो भंडारण भी कर सकता है, वेयर हाउस वगैरह भी उसके पास ज्यादा बन सकते हैं, तो भंडारण भी वही करेगा। और भंडारण वही कर सकता है दोस्तों जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। क्लियर होगी बात दोस्तों। अंबानी, अदानी और टाटा बिरला जैसी कंपनियां जो है उनके भी डीप पॉकेट है, आज से नहीं है, हजारों वर्षों से है, 100 वर्षों से है, तो वो ये कर सकती हैं। और विदेशी कंपनियां भी अगर क्या की भविष्य में
एफडीआई लाया गया तो विदेशी कंपनियां भी क्या कर सकती हैं, इसमें आ सकती हैं। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां जो हैं तो वो भी क्या करेंगी, काला बाजारी को बढ़ावा देंगी, रेट के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। तो होगा क्या दोस्तों, जो जो खाद्यान्न निर्भरता हरित क्रांति के द्वारा भारत में लाई गई, वो खाद्यान्न निर्भरता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारा किसान क्या करेगा, जी तोड़ मेहनत करके जो है असीमित मात्रा तक खाद्यान्न का भंडारण उत्पादन करेगा। लेकिन होगा क्या दोस्तों, उसका भंडारण बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने यहाँ कर लेंगे और फिर मार्केट को रेगुलेट करेंगे अपने हिसाब से। उसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है कुछ नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये वास्तविकता, ये ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का एक ड्रॉबैक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है कि विरोध का कारण संघवाद प्रतिक्रमण। दोस्तों देखिए, समझिए बात को कि कृषि जो है वो क्या है, वो राज्य सूची का विषय है। कृषि और बाजार जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सरकारों का सबसे बड़ा आरोप क्या है कि ये हमारे क्या है, हमारे अधिकारों का हनन है। हमारे अधिकार, जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए, लेकिन केंद्र क्या कर रहा है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन केंद्र कहता क्या है कि खाद्य और व्यापार जो है, खाद्य और व्यापार जो है वो क्या है, वो समवर्ती सूची का विषय भी है। तो हमें भी कानून बनाने का अधिकार है, जिसके तहत हमने ये कानून बनाया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो संघवाद या संघीय ढांचे का उल्लंघन का जो आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पे, उसका ग्राउंड केवल यही है कि संघवाद का अतिक्रमण जो है हो रहा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, तीसरा आरोप क्या है, राज्य शुल्कों का ना होना। मतलब आप समझिए, राज्य शुल्क नहीं है, राज्य शुल्क नहीं है अंतर्राज्यीय व्यापार पर। किसान क्या करेगा, अपने उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भी अगर फसल बेचेगा या केरल में भी बेचेगा तो कोई उसको अंतर्राज्यीय व्यापार पर शुल्क नहीं देना है। तो जो क्या है, राज्य की आय को नुकसान है, इसीलिए जो है राज्य सरकार ने इसका विरोध कर रही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। दूसरा, उसके बाद क्या है, अनुबंध कृषि। मतलब जो कृषि किसान सशक्तिकरण और संरक्षण का समझौता किया गया, किसान का सशक्तिकरण तो हो रहा है दोस्तों, संरक्षण भी हो रहा है, लेकिन आप समझिए दोस्तों, अनुबंध कृषि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारी जो ये गेहूं की फसल जो है, जो रबी की फसल जो है, ये हम आपको जो है क्या करेंगे, 6 महीने बाद देंगे। 6 महीने का हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन मान लीजिए जो निजी कॉर्पोरेट या कोका कोला कंपनी जैसे, या अंबानी की कंपनी या अदानी साहब की कंपनी जो है वो आई, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने देखा कि आपकी गेहूं उसका बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन आपका गेहूं जो है वो उचित मानक का नहीं है, जिस मानक का जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इसलिए हम आपका गेहूं नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों क्या उसके साथ क्या होगा, ना खुदा मिले ना मिसाले सनम। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ना किसान बेचारा मार्केट में बेच पाएगा, एपीएमसी के थ्रू बेच पाएगा, और ना ही जो है निजी कॉर्पोरेट जो है उसका अनाज लेंगे। तो वो होगा क्या, उसके पास जितना उसने पूंजी लगाई है, ऋण लेके लगाई है, वो ऋण चुकता कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसके घर का खर्च नहीं कर चल पाएगा दोस्तों। और वो बैंकों के पास जाएगा तो आसानी से उसको ऋण नहीं मिलेगा, वो ईएमआई उसको भरनी ही भरनी है। तो वो प्रेरित किस लिए होगा, फिर से आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा दोस्तों। इस बात को आप समझिए। तो ये उसको बढ़ावा देगा दोस्तों। तो क्यों, क्योंकि निजी कॉर्पोरेट के साथ, जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो निगोशिएशन की क्षमता होती है, वो किसान आज भी दोस्तों जो है 85% किसान जो है वो गरीब ही हैं, उसके पास निगोशिएशन की क्षमता नहीं है। वास्तविकता की बात करिए, कागज की बात नहीं करिए। ठीक है दोस्तों। तो अनुबंध कृषि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। तो किसान सशक्तिकरण और संरक्षण तो हमें करना है, लेकिन सशक्तिकरण और संरक्षण का दूसरा पहलू भी देखिए कि हम सशक्तिकरण और संरक्षण किसके विरुद्ध कर रहे हैं। वो हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी डीप पॉकेट वाली कंपनियों के अगेंस्ट में। तो बड़ी बड़ी डीप पॉकेट वाली कंपनियों के अगेंस्ट में हम संरक्षण कर रहे हैं दोस्तों। तो एपेलेट अथॉरिटी क्या है, इसमें अगर मान लीजिए किसान ने अपील किया, एपेलेट अथॉरिटी जो है दोस्तों वो एसडीएम है। तो दोस्तों एसडीएम कोर्ट में जाएगा दोस्तों मामला। तो एसडीएम कोर्ट में आप ये बताइए, आप वास्तविकता की बात बताइए कि किसकी संभावना ये है कि कौन जीतेगा। संभावना ज्यादा ये है दोस्तों कि आपको पता ही होगा, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए संसाधन और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। और किसान हमारा जो है कितनी मुश्किल से जो है अपने पास पैसा उगा पाता है, उगा ही कर पाता है, साल भर जो है मेहनत करके फसल का उत्पादन करके। वो कानूनी लड़ाई कहाँ से लड़ेगा, उसके पास इतने संसाधन कहाँ उसके पास उतनी उच्च स्तरीय वकील है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अगर सरकार एमएसपी का सपोर्ट ना दे तो सरकार आज की डेट में भी दोस्तों किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो एसडीएम कोर्ट में जो है आप किसको न्याय मिलने की ज्यादा उम्मीद है, ये आप स्वतः समझ सकते हैं दोस्तों। तो एपेलेट अथॉरिटी, क्योंकि क्या है दोस्तों, सरकारी मशीनरी का भ्रष्टाचार ही है दोस्तों की एपीएमसी के थ्रू जो है वो 1800 रुपए पर क्विंटल की बजाय 1100 रुपए या 900 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मशीनरी तो वही है ना दोस्तों, एपेलेट अथॉरिटी तो एसडीएम ही है। अब इसमें दोस्तों होगा क्या, इसमें होगा यही कि किसान की स्थिति वही हो जाएगी जैसी स्थिति उसकी पहले थी, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ बस यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बिचौलियों की जगह जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लोग आ जाएंगे, उनसे किसानों को डील करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो संसाधन के अभाव में जो है किसान लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए जो है सरकार को
इस बात को भी समझना पड़ेगा, वास्तविकता को भी समझना पड़ेगा, हमारा किसान इतना सक्षम नहीं है। इसके बाद दोस्तों एपीएमसी में सुधार करने की बजाय राज्य तंत्रों को निरर्थक बना रहे हैं, ये भी लोगों का आरोप है। राज्य तंत्र मतलब एपीएमसी था। एपीएमसी क्या है दोस्तों, एक्ट है, कानून के तहत जो है कृषि उपज विपणन समितियां बनाई गई हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, किसान अपनी फसल को बेचता है। तो वो आरोप है कि एपीएमसी निरर्थक हो जाएंगी। बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि अगर किसान के पास विकल्प होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो क्या, हमारे पास अगर विकल्प है, जियो को ले लें, आइडिया ले लें, वोडाफोन ले लें, एयरटेल ले लें, तो विकल्प है, तभी तो हम चूज कर रहे हैं ना किसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा है, किसका इंटरनेट ज्यादा अच्छा है। तो हम चूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प है। तो किसान की स्थिति भी अगर ये रहेगी, किसान के पास 4 लोग रहेंगे विकल्प में बेचने के लिए, तो किसान भी चूज करेगा, किसान एपीएमसी के पास ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एपीएमसी की जो सार्थकता जो है वो खत्म हो जाएगी, जो है राज्य तंत्र जो है जो निरर्थक हो जाएगा। क्लियर होगी बात दोस्तों। तो ये विरोध का कारण ये है दोस्तों, मैंने आपको तीनों कानून में कमी या फायदा बता दिया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, और असीमित मात्रा और ये अगर हटेगा दोस्तों आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में, तो असीमित मात्रा तक भंडारण होगा। ये क्लियर हो गई बात। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति मिल गई तो किसान क्या करेगा, किसान के पास इतनी कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, और एपीएमसी के थ्रू अगर उसको दूसरी जगह बेचने, एपीएमसी के बजाय दूसरे रूट से भी बेचना पड़ा, तो भी क्या है, वो क्या करेगा, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भंडारण क्षमता उनके पास ज्यादा है। क्लियर होगी बात दोस्तों। क्योंकि किसान के पास खुद भंडारण क्षमता नहीं है। अगर आपसे दोस्तों सुझाव की बात कहा जाता है, तो सुझाव में दोस्तों आप लोग ये दीजिएगा कि किसान को आप सक्षम बनाइए। किसान महिला जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह में जो है किसान को शामिल कीजिए, किसानों का स्वयं सहायता समूह बनवाइए, और उसके थ्रू दोस्तों जो है 500,000 किसानों का एक संगठन बनाइए, जिसके थ्रू क्या करें दोस्तों, जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, तो वो यही है। तो उसको सशक्त कीजिए, और उसके थ्रू दोस्तों क्या कीजिए, उसके थ्रू आप जो है ट्रेडिंग करवाइए, तब जो कि किसान को लाभ हो सकता है दोस्तों। अदरवाइज कोई लाभ, सिग्निफिकेंट लाभ इस कानून का नहीं है। आप सहकारी कृषि, संयुक्त कृषि को बढ़ावा दीजिए, जो हम लोगों ने कल के निबंध में देखा था, तब जो है आप जो है किसान को सशक्तिकरण वाकई में कर सकते हैं। किसान के पास निगोशिएटिंग पावर होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जिसके पास जितनी इनकम होती है समाज में, उसका स्टेटस वही होता है, और उसके पास उतने ही संसाधन होते हैं कानूनी लड़ाई करने के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, डिस्प्यूट की स्थिति में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों कृषि कानून आपको क्लियर हो गए होंगे, विरोध का कारण क्लियर हो गया होगा। सुझाव भी मैंने आपको बता दिया कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को आप सशक्त कीजिए, उसके थ्रू ही किसान जो है ट्रेडिंग करे। और एपीएमसी को दोस्तों खत्म मत करिए। एपीएमसी क्या करेगा, एपीएमसी प्राइस कंट्रोल करेगा दोस्तों। आप समझिए, पब्लिक सेक्टर के रहने का मतलब है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर को खत्म करना सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमी के लिए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी जो है जो प्राइस होगा मार्केट में, जो रेट होगा वो बैलेंस रहेगा, रेट पे चेक लगेगा दोस्तों। तो एपीएमसी को क्या कीजिए दोस्तों, एपीएमसी को रहने दीजिए, क्योंकि ये राज्य की संस्था है, अनुच्छेद 12 के स्टेट के अंतर्गत आती है। और ये क्या करेगा, ये मार्केट में रेट को जो है, ये एमएसपी जो होगा दोस्तों, एमएसपी पता होगा दोस्तों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि एमएसपी इतना है, तो हमें इससे ज्यादा पे ही किसान का उपज खरीदना पड़ेगा। क्लियर होगी बात दोस्तों। और एपीएमसी को सुधारिए, और इसमें क्या कीजिए, अगर 1800 रुपए पर कुंटल आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको भी 1800 रुपए पर कुंटल जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, जैसा कि मोदी सरकार में और तत्कालीन सरकार में जो है योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में लोगों को लाभ हो रहा है। क्लियर होगी बात दोस्तों। तो इसको भी दोस्तों आप सरकारी योजना की तरह ही ट्रीट कीजिए, इसके भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए, और एपीएमसी की स्वायत्ता को बरकरार रखिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये प्राइस चेक करेगा, ताकि जो बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो मनमाना रेट जो है वो किसानों को दबा ना सके। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये आपका सुझाव हो गया, और आखिरी में आप निष्कर्ष में देख सकते हैं कि अगर इन कानूनों को में सुधार करके पुनः जो है संसद इनको पारित करती है, लेकिन किसानों के संगठनों की सहमति के बाद उनकी भी सहमति ली जाए, और संसद फिर से जो है कानून को लेके आए, तब जो है कृषि क्षेत्र का वास्तव में सुधार हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास जो है खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास का अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया दोस्तों, आप लोग उससे ले सकते हैं। उत्तर लेखन की कॉपी चेक कराना है निबंध के लिए, उत्तर लेखन की, तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और निबंध की प्लेलिस्ट 6 निबंध की जो है बना दी गई है, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको भी देखिए, पढ़ते रहिए। अगले निबंध में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।